हेलो स्टूडेंट्स, अभी अपन पिछले लेसन को पढ़कर आए हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एक्चुअल में है क्या, ये एक यूनिट का नाम है। तो आपकी जो पहली यूनिट है नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसमें 4 लेसन है। उसमें फर्स्ट लेसन अपन ने पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका अपन ने पूरा डेरिवेशन जो काम था वो कर लिया, न्यूमेरिकल्स भी कर लिए। कुछ न्यूमेरिकल्स आपको करने के लिए दिए थे, आपने किए, बाकी कुछ बच्चे कर रहे हैं और कीजिए, मैक्सिमम प्रैक्टिस कीजिए। आज अपन नया लेसन स्टार्ट करते हैं। तो लेसन का नाम है गॉस थ्योरम। पूरे लेसन का नाम है तो गॉस थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन। गॉस की जो थ्योरम है और उसके एप्लीकेशंस अपन इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो ये थ्योरम जो साइंटिस्ट थे गॉस, उन्होंने एक थ्योरम दी थी। उस थ्योरम को पढ़ने से पहले उसकी जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो अपन स्टडी करने वाले हैं। तो उसमें पहला जो टर्म आता है उसका नाम है एरिया वेक्टर। अब यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन आएगा। अपन 11th में पढ़कर आए हैं जो स्केलर एंड वेक्टर वाला चैप्टर, तो उसमें जो एरिया होता है उसको अपन ने डिफाइन किया है। एग्जाम्पल जो हमने लिया था उसको एक स्केलर क्वांटिटी कंसीडर किया था। अब यहाँ पर 1 साल के अंदर उसका प्रमोशन हो गया, ये वहाँ से स्केलर से वेक्टर में कैसे कन्वर्ट होगी। तो समझिए एक्चुअल में एरिया जो है बेसिकली जो हम यूज़ करते हैं उसको केवल एज ए, उसका अपने को मैग्नीट्यूड चाहिए, तो इसलिए हम उसको एज ए स्केलर क्वांटिटी यूज़ करते हैं। लेकिन एक्चुअल में इसकी एक डायरेक्शन होती है, पर्टिकुलर डायरेक्शन होती है, और जैसी डायरेक्शन के साथ यूज करते हैं इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी जैसा बिहेव करती है। तो कैसे बिहेव करती है, तो फॉर एग्जांपल अपन ने एक ये पेपर शीट ली। समझिए इस पेपर शीट में, इसमें इस पेपर की ये हिस्सा है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ होगी, इसकी ब्रॉड होगी, तो लंबाई है, इसकी चौड़ाई है। अगर हम इसको पर्टिकुलर किसी डायरेक्शन में देखते हैं तो हमको केवल लेंथ दिखाई देती है, और इधर से देखते हैं तो इसकी चौड़ाई यानी बी दिखाई देती है। एरिया पूरा देखने के लिए हमको इसको किसी न किसी एक पर्टिकुलर एंगल पर देखना पड़ेगा। तो दिस पर्टिकुलर एंगल कैसा है, इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो जो इसका सरफेस है, जो इसका प्लेन है, उस प्लेन का कैसा हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। हम इसको ऐसे देखें तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो जैसे इसको परपेंडिकुलर डायरेक्शन से देखते हैं तभी ये हमको एक एरिया जैसा दिखाई देता है। तो एरिया जैसा दिखाई देता है इसका मतलब उसकी एक डायरेक्शन है, और डायरेक्शन कैसी है। तो अगर हम कोई पेपर शीट अपन ने एज्यूम किया था, इस शीट के हमेशा कैसी है, परपेंडिकुलर। कैसी है इसके, परपेंडिकुलर। तो नाउ एरिया वेक्टर इज इक्वल टू, एरिया है तो ए से रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर लगा दिया, एरिया वेक्टर। तो वेक्टर क्वांटिटी के बारे में अपन पढ़कर आए हैं। तो वेक्टर क्या होता है, ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायर्ड है। द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन इज सेड टू बी वेक्टर। किस किस का प्रोडक्ट है, तो उसके मैग्नीट्यूड का और उसकी डायरेक्शन का। अब डायरेक्शन को हम किसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो डायरेक्शन को हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक वेक्टर लेते हैं जिसको बोलते हैं हम यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर में हमने जो पढ़ के आए हैं, तो 3D में लेते हैं तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है वो आई कैप होता है, वाई एक्सिस के अलॉन्ग है तो वो जे कैप होता है, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग है तो वो क्या होता है, के कैप। तो आई कैप, जे कैप और के कैप, ये क्या हो जाते हैं इसके, क्या बोलते हैं इसको, यूनिट वेक्टर मीन्स डायरेक्शन। लेकिन परपेंडिकुलर डायरेक्शन अगर हम लें तो क्या होगा, तो फॉर एग्जांपल जैसे अपने यहाँ पर लिया, तो एक है एक्स वाई प्लेन, यानी जो कॉपी का प्लेन है, इसका बोर्ड का जो प्लेन है, उस प्लेन में एक्स और वाई, तो उसी प्लेन में एक्स इसकी लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, वाई इसकी ब्रॉड को रिप्रेजेंट करता है। तो इसकी जो हाइट है उसको रिप्रेजेंट किसने किया, जेड ने। तो इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो गया। तो अगर प्लेन एक्स वाई है तो परपेंडिकुलर होगा इसका के कैप। अगर प्लेन एक्स जेड है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, जे कैप। और अगर प्लेन वाई जेड है तो परपेंडिकुलर क्या होगा, आई कैप। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं हम 3D में, अगर इसको ड्रॉ करते हैं, ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई, ये जेड एक्सिस हो गई। तो एक्स वाई प्लेन, यानी ये अगर हम इसको प्लेन एज्यूम करते हैं तो क्या हो जाता है, के कैप। इसको प्लेन एज्यूम करते हैं तो जे कैप हो जाता है, और इसको प्लेन एज्यूम करते हैं ये प्लेन, तो क्या हो जाता है यहाँ पर, ये आई कैप हो जाता है। तो ये परपेंडिकुलर होता है। लेकिन हमारे पास ना तो ये हमको पता है कि एक्स एक्सिस एक्स वाई प्लेन में है कि वाई जेड प्लेन में या जेड एक्स प्लेन में। अब हमको परपेंडिकुलर चाहिए, तो परपेंडिकुलर कैसे पढ़ेंगे, तो ध्यान कीजिए। तो आप वेक्टर वाले लेसन में पढ़कर आए थे प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर का प्रोडक्ट। जब हम करते हैं तो 2 टाइप का प्रोडक्ट पढ़ा था, एक स्केलर प्रोडक्ट और एक वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट में हमने इसको किससे रिप्रेजेंट किया था, क्रॉस से।
तो फॉर्मूला क्या था, ए बी साइन थीटा, एंड इसकी जो डायरेक्शन होती है परपेंडिकुलर होती है, उसके लिए हमने क्या यूज किया था, एन कैप। तो एन कैप जो होता है नॉर्मल वेक्टर, हमेशा उसके डायरेक्शन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। इसलिए यहाँ पर अगर हम इसको वेक्टर के फॉर्म में लेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया वेक्टर ए वेक्टर इज इक्वल तो मैग्नीट्यूड ए एंड डायरेक्शन एन कैप। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू एन कैप, हमेशा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेगा। तो ये एन कैप हो गया, इसका मैग्नीट्यूड ए हो गया, तो दिस इज ए वेक्टर। तो ए वेक्टर इज इक्वल टू ए इंटू एन कैप। ठीक, पहला जो हमने टर्म यूज किया है तो यहाँ पर ये है। दूसरा अगर हम टर्म लेते हैं एरिया वेक्टर, तो हमने पहला टर्म ले लिया। दूसरा जो यहाँ पर अब नेक्स्ट टॉपिक अपन इसमें स्टडी करने वाले हैं, उसका नाम है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये फ्लक्स जो टर्म है आप 10th क्लास में शायद पढ़कर आए हैं, ध्यान करेंगे आपको तो याद आ जाएगा। तो 10th में आपने पढ़ा था, तो टर्म का नाम था मैग्नेटिक फ्लक्स। तो फ्लक्स है क्या, इसको अगर हम डिफाइन करें तो फ्लक्स होता क्या है कि द लाइन पासिस परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया इज सेड टू बी फ्लक्स। अभी जो लाइन है अगर वो इलेक्ट्रिक लाइन है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और अगर वो मैग्नेटिक लाइन से है तो उसको बोलते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। यहाँ पर अपन पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स। 10th में आप मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ कर आए थे, यहाँ पर भी आप मैग्नेटिक फ्लक्स पढ़ोगे आप शायद 3rd या 4th यूनिट में जाकर। अभी अपन इलेक्ट्रिक की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया या सरफेस एरिया। तो जैसे कि हमने कोई यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एज्यूम कर लिया, ई वेक्टर। अब इसमें हम कोई सरफेस कंसीडर करते हैं, तो इस फील्ड से जितनी भी लाइंस पास हो रही हैं उनका जो नंबर्स है, द नंबर इज सेड टू बी फ्लक्स। द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग परपेंडिकुलर टू द सरफेस एरिया इज सेड टू बी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ए हमने मान लिया, इसका एरिया जो है वो ए है, वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रही हैं, तो क्या हो जाएगा, फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, तो जब इसका जो फॉर्मूला होता है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज द प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया वेक्टर। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई और एरिया दोनों की दोनों वेक्टर क्वांटिटी हैं, इनका प्रोडक्ट है, और रिजल्ट क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी, तो क्या हो जाएगा, डॉट प्रोडक्ट। तो फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू, क्या होता है फॉर्मूला, ए और बी का अगर हम डॉट करते हैं तो आता है ए बी कॉस थीटा। तो ऐसे यहाँ पर हो जाएगा, तो ई ए की जगह तो ई काम करेगा, ए की जगह, और बी की जगह ए काम करेगा, तो ई इंटू ए, तो ई ए और एंगल जो थीटा है उसका कोसाइन लेंगे, तो ई ए कॉस थीटा। अब इसकी यूनिट क्या होगी, ध्यान कीजिए, ई है तो ई की यूनिट तो होती है न्यूटन पर कूलम, एरिया है तो क्या हो जाता है मीटर स्क्वायर, तो कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। डायमेंशन फार्मूला निकालो, डायमेंशन फार्मूला, तो न्यूटन का m1 L1 T -2, एरिया है तो L स्क्वायर, अपन कूलम है तो T1 A1। इसको सॉल्व करेंगे तो m अकेला है तो m1 रहेगा, L1 और L2 तो ये हो गया L की पावर 3, T -2 है, ये ऊपर जाएगा माइनस का 1, -1 -2 तो -3 हो गया, और A कितना है ऊपर जाएगा अकेला तो A माइनस। तो डायमेंशन फार्मूला क्या हो गया, m1 L3 T -3 A -1। तो ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब ध्यान कीजिए, एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसको हम कैसे ले सकते हैं, एक 3D में है तो ई वेक्टर क्या हो जाएगा, ई एक्स आई कैप प्लस ई वाई जे कैप प्लस ई जेड के कैप, एंड एरिया वेक्टर ले लिया तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और प्लस
ए जेड के कैप। देन फ्लक्स फाई इक्वल टू क्या है, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो ए डॉट बी का एक तो फॉर्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, अगर 3D में तो क्या हो जाता है ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई और प्लस ए जेड बी जेड। तो ए की जगह तो ई है और बी की जगह हमारे पास ए है। फ्लक्स फाई कितना हो जाएगा, ई एक्स ए एक्स प्लस ई वाई ए वाई और प्लस ई जेड ए जेड। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ई ए कॉस थीटा एंगल के टर्म में मैग्नीट्यूड ऑफ ई मैग्नीट्यूड ऑफ ए, इनका प्रोडक्ट और प्रोडक्ट करना है किसका, एंगल कॉस एंगल बिटवीन ई एंड ए, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्स की यूनिट होगी। 3D में है तो अपन ये फॉर्मूला लगाएंगे और अगर मैग्नीट्यूड दिया है तो हम इस फॉर्मूले को लगा के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। अब तीसरा जो नेक्स्ट अगला अपने टॉपिक पढ़ना है तो वो है यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ध्यान देंगे, इसको समझेंगे, सरल सी बातें हैं। वैसे आप नोट्स में से पढ़ेंगे, थ्योरी करेंगे तो समझ में आ जाएगा, तो भी एक बार आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज को आपने डिस्ट्रीब्यूट किया और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन हो गया उसका। तो डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया, तो अपन जानते हैं जब भी हम किसी कंडक्टर को चार्ज प्रोवाइड करते हैं तो चार्ज उसके ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो वो डिस्ट्रीब्यूशन किस टाइप का हो सकता है, कितनी कैटेगरी में हो सकता है, उन कैटेगरी को अपने को स्टडी करना है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, किसी भी कंडक्टर को हम चार्ज देते हैं तो चार्ज जो है वो कंडक्टर के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो ये जो डिपेंडेंसी होती है वो डिपेंड करती है उसके शेप के ऊपर। जो कंडक्टर है वो हमारे पास किस शेप का है, किस तरीके का, उसकी शेप क्या है, किस तरीके से उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो शेप कितने टाइप की होती है सोचिए। अभी अब लगेगा अजीब सा प्रश्न है, शेप तो कई सारी हैं, अलग अलग टाइप की होती है। आप कोई अपन मान सकते हैं, अगर हम जिनको जानते हैं, मतलब एक तो हो जाती हैं आपके पास जिनको आप जानते हो तो यूनिफॉर्म, और जिनको नहीं जानते तो नॉन यूनिफॉर्म हो गई या नॉन आइडेंटिकल हो गई। लेकिन अगर हम इसको गहराई से देखेंगे तो शेप कितने टाइप की होती हैं, तो शेप केवल और केवल 3 टाइप की होती हैं। तो 3 टाइप में कौन कौन सी है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन। तो केवल और केवल 3 कैटेगरी की शेप होती हैं। चाहे आप कोई भी ले लीजिए, आप अगर सर्किल लेते हो तो 2D है और स्फीयर लेते हो तो 3D है, सिलेंडर लेते हो तो 3D है। ध्यान में आ गया। तो ऐसे ही अगर कोई कंडक्टर है, अगर वो 1 डायमेंशन है, 1 डायमेंशन मतलब जैसे हमने एक वायर ले लिया, फॉर एग्जाम्पल एक वायर ले लिया, 1 डायमेंशन केवल लेंथ इसके ऊपर। अगर हम इसको कोई चार्ज देते हैं तो सारा का सारा चार्ज कहाँ पर चला जाएगा, इसकी लंबाई पर। तो एक हमने अगर कोई वायर लिया और उसको हम चार्ज देते हैं तो सारा का सारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, कहाँ पर, ऑन इट्स लेंथ। तो दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज सेड टू बी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब भी किसी कंडक्टर को चार्ज देते हैं, सारा का सारा चार्ज उसकी लेंथ पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दिस फिनोमिना इज सेड टू बी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अब चार्ज तो हमने प्रोवाइड कर दिया, इसकी यूनिट लेंथ पर कितना जाएगा, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, जैसे अगर हमने इसकी लेंथ फॉर एग्जांपल L एज्यूम कर ली और टोटल चार्ज हमने इसको Q दिया, तो L लेंथ पर चार्ज कितना है Q, तो यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना होगा Q/L। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ Q/L हो गया। तो दिस इज सेड टू बी चार्ज डेंसिटी। क्या कहेंगे इसको, चार्ज डेंसिटी। अभी डेंसिटी आप पढ़कर आए हो, तो अब तक जो हम यूज करते हैं तो डेंसिटी, मास डेंसिटी हमने यूज किया है। मास पर यूनिट वॉल्यूम इज सेड टू बी मास डेंसिटी। जनरली हम उसको डेंसिटी बोलते हैं, लेकिन डेंसिटी का मतलब क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है पर यूनिट में, लेंथ में है तो लीनियर डेंसिटी कहलाएगा, एरिया में तो सरफेस डेंसिटी कहलाएगा, और वॉल्यूम में तो वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी कहलाएगा। यहाँ पर लेंथ में तो इसको बोलेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसको डिनोट करते हैं लैम्डा से।
तो चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी डी क्यू बाई डी एल, एक स्मॉल अमाउंट ले लिया लेंथ का और चार्ज का भी स्मॉल अमाउंट ले लिया, तो दिस इज सेड टू बी लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन था, ये डेंसिटी हो गया। पर यूनिट लेंथ में जो चार्ज है उसको बोलते हैं इसकी चार्ज डेंसिटी। लेंथ में है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी। यूनिट क्या हो जाएगी? कूलम अपॉन मीटर। ऊपर चार्ज है तो कूलम, नीचे लेंथ है तो मीटर। दूसरा, अगर जो हमारे पास कंडक्टर है, पिछले में कंडक्टर हमने कैसा लिया था? एक वायर के रूप में। अब हम एक शीट ले लेते हैं, इसको चार्ज देंगे तो सारा का सारा इसके सरफेस एरिया पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो कोई भी सरफेस पे जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन इसके ऊपर चार्ज का हो गया, तो सारा का सारा चार्ज कहाँ चला गया? इसके सरफेस पे। तो दिस इज सेड टू बी, तो पहले केस था वो तो था लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। चार्ज का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन था? लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज या लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन है उसके सरफेस पे, तो उसको बोलते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब भी कोई कंडक्टर जिसको हम चार्ज प्रोवाइड करते हैं वो अगर किसी 2 डायमेंशन में है तो सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस एरिया पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दिस इज सेड टू बी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब डेंसिटी इसकी क्या होगी? तो वहाँ पर लेंथ पर यूनिट लेंथ में था, यहाँ पर यूनिट एरिया हो जाएगा। तो चार्ज पर यूनिट एरिया, मैं यहाँ लिख देता हूँ, चार्ज पर यूनिट एरिया डी क्यू अपॉन डी ए। तो दिस इज सेड टू बी सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल सिग्मा। अब सिग्मा आपने पढ़ रखा है, एक तो ये होता है, तो ये तो कैपिटल सिग्मा है और ये है आपका स्मॉल सिग्मा। तो सिग्मा से इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? स्मॉल सिग्मा से। तो स्मॉल सिग्मा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी ए। यूनिट क्या हो जाएगी इसकी? तो ऊपर चार्ज है तो कूलम, नीचे एरिया है तो मीटर स्क्वायर। तो जब भी चार्ज किसी कंडक्टर को ऐसे को देते हैं जो 2D में है, तो सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। दिस इज सेड टू बी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एंड द चार्ज पर यूनिट एरिया इज सेड टू बी सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड इज डिनोटेड बाय स्मॉल सिग्मा। यूनिट कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो सिग्मा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एरिया। तीसरा, अगर 3D में है तो सारा का सारा चार्ज कहाँ पर जाएगा? उसके वॉल्यूम में जाएगा। वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जैसे ये अपन ने 3D में ले लिया, ये कुछ शेप है हमारे पास, जैसे ये हमारे पास हो गया क्यूब शेप में है तो क्यूब ले लिया। हम इसमें चार्ज देंगे तो सारा का सारा इसके सरफेस पे भी जाएगा और इसके अंदर भी जाएगा। अगर नॉन कंडक्टिंग है तो अंदर जाएगा, कंडक्टिंग है तो केवल सरफेस पर रहेगा। नॉन कंडक्टिंग है तो कहाँ हो जाएगा? सब जगह हो जाएगा। यानी कोई भी चार्ज उसके टोटल वॉल्यूम में इकट्ठा है, हर जगह डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो द चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड इन होल वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर इज सेड टू बी वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब उसकी पर यूनिट वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा? तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम डी क्यू अपॉन डी वी। दिस इज सेड टू बी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी। क्या कहते हैं इसको? वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी एंड इज डिनोटेड बाय रो। किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको? रो से। तो यूनिट होगी इसकी कूलम पर मीटर क्यूब। पहला जो था वो हमारे पास था वो लैम्डा। तो लैम्डा इक्वल टू क्या था? डी क्यू अपॉन डी एल, कूलम पर मीटर। तो 3 टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन है, एक बार इसको दोबारा समझेंगे। अगर कोई भी कंडक्टर किसी ऐसी शेप में है जो केवल लेंथ में यानी 1 डायमेंशन है, तो सारा का सारा चार्ज उसकी लेंथ पर चला जाएगा। दिस इज सेड टू बी लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पर यूनिट लेंथ पर जितना चार्ज होता है उसको बोलते हैं उसकी चार्ज डेंसिटी। लेंथ में है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी डिनोट करते हैं लैम्डा से। फॉर्मूला हो गया लैम्डा इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एल। यूनिट होगी चार्ज अपॉन लेंथ यानी कूलम पर मीटर। दूसरा केस, अगर कंडक्टर 2D में है तो सारा का सारा चार्ज उसके सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो दिस इज सेड टू बी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन।
पर यूनिट एरिया पर जितना चार्ज होगा उसको बोलेंगे उसकी डेंसिटी। कौन सी डेंसिटी? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल सिग्मा से। स्मॉल सिग्मा इज इक्वल टू dQ/dA, तो उसको यूनिट होगी कूलम पर मीटर स्क्वायर। तीसरा, अगर 3D में है कोई भी कंडक्टर और सारा का सारा चार्ज उसके वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट है, तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है, तो उसको बोलते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और अगर यूनिट वॉल्यूम में जितना चार्ज है उसको बोलते हैं उसकी डेंसिटी, तो वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी डिनोटेड बाय रो। रो इक्वल टू dQ/dV, यूनिट होगी इसकी कूलम पर मीटर क्यूब। ठीक, चलिए एक चीज़ और समझेंगे अब टर्म, उसके बाद फिर अपन गॉस थ्योरम पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट जो टर्म है वो थोड़ा सा आप 11th में उसका इंट्रोडक्शन लेकर आए हैं, ज़्यादा आपने डिटेल में नहीं पढ़ा, लेकिन इंट्रो था 11th क्लास में। कैसे था मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, दिमाग लगाइए, सोचिए और सोचकर बताइए। तो क्या था, आपने पढ़ा था उसमें यूनिट एंड डायमेंशन जैसा एक लेसन पढ़ा था, तो उसमें आपने पढ़ा था जो यूनिट्स होती हैं, जो क्वांटिटीज़ होती हैं, दो टाइप की फिजिकल क्वांटिटी होती हैं। एक जिनको बोलते हैं अपन नेचुरल क्वांटिटी या फंडामेंटल क्वांटिटीज़, दूसरी होती हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी से बनाई जाती हैं, उनको बोलते हैं अपन डिराइव्ड क्वांटिटीज़। और दो टाइप की क्वांटिटी हो गई, एक तो फंडामेंटल हो गई, एक डिराइव्ड हो गई। ध्यान आ रहा है? अब इनके बाद हमने यूनिट पढ़ी थी इनकी, तो फंडामेंटल जो क्वांटिटीज़ थी उनकी जो यूनिट होती है उनको बोलते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। तो क्वांटिटीज 7 थी हमारे पास, क्या क्या थी? मास, लेंथ, टाइम और टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और इंटेंसिटी ऑफ लाइट या इल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये पढ़ी थी। तो इनकी जो यूनिट थी वो हमारी फंडामेंटल यूनिट कहलाती थी। तो मास की थी केजी, लेंथ की थी मीटर, टाइम की थी सेकंड, टेम्परेचर की केल्विन, और क्या था? इलेक्ट्रिक करंट उसकी एम्पियर, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की मोल, और इल्यूमिनस इंटेंसिटी की थी कैंडेला। ठीक, ध्यान आ गया? तो फंडामेंटल क्वांटिटी, फंडामेंटल यूनिट्स, ड्राइव्ड क्वांटिटी तो ड्राइव्ड यूनिट। तो यूनिट ड्राइव्ड कौन सी होती हैं? जो फंडामेंटल यूनिट से बनाते हैं, जैसे न्यूटन हो गया, जूल हो गया, पास्कल हो गया, ये सारी की सारी यूनिट हमने बनाई हैं। कहाँ से बनाई हैं? उनकी फंडामेंटल यूनिट से, इसलिए उनको बोलते हैं ड्राइव्ड यूनिट्स। लेकिन यूनिट्स में एक तीसरी कैटेगरी आपने और पढ़ी थी, तो वो थी आपकी सप्लीमेंट्री यूनिट्स। ध्यान आया कुछ? सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो सप्लीमेंट्री यूनिट्स कौन कौन सी थी? तो केवल और केवल 2 ही सप्लीमेंट्री यूनिट्स थी। एक तो थी आपकी रेडियन और दूसरा था स्टेरेडियन। तो रेडियन किसकी यूनिट है और स्टेरेडियन किसकी यूनिट है? बताइए, सोचिए। तो रेडियन किसकी यूनिट होती थी? एंगल की। और स्टेरेडियन किसकी यूनिट थी? सॉलिड एंगल। तो ये क्वांटिटी आपने केवल और केवल इंट्रो लिया था, आपने बस केवल जानकारी दी थी कि सॉलिड एंगल जैसी कोई चीज़ होती है। अपन अब यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक अपना है, उसका नाम है सॉलिड एंगल। है क्या? इसको कंपेयर करके पढ़ोगे तो आपको ध्यान रहेगा। तो कंपेयर करके ही मैं आपको बता रहा हूँ, एंगल और सॉलिड एंगल। एंगल तो क्या था? एंगल तो कोई सर्किल है, उस सर्किल के सेंटर पे उसका कोई आर्क जो भी इंक्लाइनेशन प्रोड्यूस करता है, जो भी इंक्लाइन करता है, जो भी झुकाव बनाता है, उसको क्या बोलते हैं हम? दैट इज सेड टू बी एंगल। स्मॉल एंगल तो डी मान लिया। तो फॉर्मूला क्या आता था? एंगल इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो ये हमने सेंटर मान लिया, ओ रेडियस आर मान ली, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो हिस्सा है उसको आर्क हमने मान लिया डी एक्स। तो डी थीटा इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन आर। ठीक है? अब यूनिट क्या थी? ऊपर आर्क है यानी मीटर, रेडियस है तो मीटर, यानी ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है। मीटर मीटर अगर हम इसको एसआई में लेंगे तो ये कैंसिल कर जाएंगे एक दूसरे को फंडामेंटल क्वांटिटीज़ में, फंडामेंटल यूनिट में। मीटर अपॉन मीटर कैंसिल, इसलिए हमने इसकी यूनिट ली थी रेडियन।
तो दिस इज द रेडियन। सेम कंडीशन अगर सर्किल की जगह हम स्फीयर लें, क्या लेते हैं हम, एक स्फीयर अपन एज्यूम करते हैं, तो बताइए व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सर्किल एंड स्फीयर। बहुत फंडामेंटल बात है, सर्किल और स्फीयर में बेसिक डिफरेंस क्या होता है। आप साइंस के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए, नहीं तो कई बार गड़बड़ होती है। गड़बड़ क्या होती है, तो हम सर्किल और स्फीयर को एक ही बात मान लेते हैं, हिंदी में उसको बोलते हैं गोल। मम्मी ने रोटी बनाई है, कैसी है, गोल। और बाटी कैसी है, वो भी गोल। फुटबॉल कैसी है, वो भी गोल। साइकिल का पहिया कैसा है, गोल। हर एक को हम गोल बोल देते हैं। मैथमेटिकल टर्म देखते हैं तो रोटी कैसी होती है, रोटी गोल नहीं है, यानी स्फीयर नहीं है, रोटी क्या है, सर्किल है। तो सर्किल हो गया। साइकिल का पहिया कैसा है, सर्किल है, तो वो सर्किल हो गया। और गोल क्या है, फुटबॉल गोल होगी। अर्थ है हमारी पृथ्वी है, वो गोल होगी। तो गोल और उसमें अंतर क्या है, तो सर्किल इज अ 2D एंड स्फीयर इज 3D। तो सर्किल क्या है, 2 डायमेंशन है, और स्फीयर क्या है, 3 डायमेंशन। तो जब 2 डायमेंशन होता है यानी सर्किल होता है, तो उसके आर्क जो एंगल बनाता है, जो इंक्लिनेशन करता है, उसको तो अपन एंगल बोलते हैं। लेकिन 3D में उसका सरफेस एरिया इसके सेंटर पे जो एंगल बनाता है, जैसे मान के चलिए एक गोला लिया और गोले में से एक हिस्सा इसमें से काट दिया, जो काट दिया वो क्या बना आपके पास, एक कोन हो गया। कोन हो गया। तो कोन में क्या है, तो कोन ऐसे समझिए जैसे बच्चे, छोटे छोटे बच्चे बर्थडे पर जो कैप पहनते हैं ऊपर, जोकर वाली टोपी, तो वो उसी शेप में कोन हो गया। ये एंगल है, तो एंगल में तो केवल 2 साइड्स हैं, लेकिन कोन में क्या है, चारों तरफ साइड है। तो चारों तरफ साइड है, तो एंगल कैसा बनेगा, ये घूम के बनेगा। तो किसी भी स्फीयर में उसका सरफेस एरिया उसके सेंटर पे जो एंगल क्रिएट करता है, दिस एंगल इज सेड टू बी सॉलिड एंगल। 2D में है तो होता है एंगल, एक्चुअल नाम है उसका लीनियर एंगल, जनरली अपन एंगल यूज करते हैं तो एंगल ही बोलते हैं, तो वो तो लीनियर एंगल है, और ये क्या है, सॉलिड एंगल है। तो दिस इज सेड टू बी सॉलिड एंगल। किससे डिनोट करते हैं, तो एक टर्म होता है, आप पढ़कर आए हो 10th में, ध्यान कीजिए, ध्यान आया, हाँ आ गया होगा बिल्कुल। क्या होता है, यही होता है, आया ना, हाँ यही होता है, लेकिन यू आर रॉन्ग, ये नहीं होता, ये तो सिंबल है। यूनिट का नाम ओम है, जॉर्ज साइमन ओम ने रेसिस्टर की यूनिट दी थी इसलिए ओम थी, लेकिन जो सिंबल है इस सिंबल को ओम नहीं कहते, ये सिंबल ये है। और ध्यान में आया, तो इसको कहो डब्ल्यू है, नहीं, अगेन यू आर रॉन्ग। ये जो सिंबल है इसको बोलते हैं ओमेगा। दिस इज कैपिटल ओमेगा एंड दिस इज स्मॉल ओमेगा। तो ये सिंबल ओमेगा है, तो इसको डिनोट किया है, आपकी जो बुक है बोर्ड की उसमें कैपिटल ओमेगा से किया है, और कुछ जो बुक्स हैं उसमें स्मॉल ओमेगा से किया। तो सॉलिड एंगल इज डिनोटेड बाय ओमेगा। फॉर्मूला होता है, वहाँ था आर्क अपॉन रेडियस, यहाँ आर्क की जगह है ये सरफेस एरिया, सरफेस एरिया अपॉन में रेडियस स्क्वायर ऑफ द रेडियस। डी ओमेगा इज इक्वल टू, लेट सरफेस एरिया इसका हमने मान लिया डी ए है और रेडियस आर है, तो क्या हो जाएगा, डी ए अपॉन आर स्क्वायर। यूनिट क्या होगी, ऊपर एरिया मीटर स्क्वायर, नीचे रेडियस मीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर, मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट, ये यूनिट होगी स्टे रेडियन। इसलिए हम इसकी सप्लीमेंट्री यूनिट लेते थे, क्योंकि इसको फंडामेंटल यूनिट में अपने को नहीं मिलता है। तो सॉलिड एंगल क्या होता है, तो दिस इज सेड टू बी सॉलिड एंगल। तो किसी भी स्फीयर का सरफेस एरिया उसके सेंटर पे जो एंगल बनाता है वो 3D एंगल होता है, इसलिए इसको बोलते हैं सॉलिड एंगल। ठीक है, अब एक बात आपसे पूछनी है, आप लोग बताएंगे, आपने पढ़ रखा है, सभी जानते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि पूरा का पूरा सर्किल हम पूरा लेते हैं, तो पूरे सर्किल के वजह से सेंटर पर कितना एंगल बनता है, बताइए। बहुत बढ़िया, क्या बनता है, 360 डिग्री। इसको हम क्या बोल सकते हैं, रेडियन में। तो डिग्री की जगह हम यूनिट रेडियन ले रहे हैं, तो रेडियन में क्या बोलते हैं उसको, 2 पाई।
तो बताइए ये दिव्य ज्ञान आपको कैसे प्राप्त हुआ? 360 बनता है या 2 पाई बनता है, आप कैसे बता सकते हो? ये तो होता ही है, ज़्यादातर लोगों को जब होगा ये तो होता ही है। तो मेरा प्रश्न ये है कि आप इसको प्रूव कर सकते हो कि एंगल, टोटल कंप्लीट एंगल बाय द सर्किल इज सेट इज 2 पाई। कौन कौन प्रूव कर सकता है? जो प्रूव कर सकते हैं बताना, सोच के ईमानदारी से बताना। मुझे मैसेज कर रहा है जिनको पहले से पता था, जिनको नहीं पता मैं आपको प्रूव करके बताता हूँ। तो ध्यान दीजिए, तो टोटल एंगल लेंगे हम थीटा, थीटा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी थीटा। इसका इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा स्मॉल एंगल का। ये है डी एक्स अपॉन आर, इसमें आर कांस्टेंट है तो 1 अपॉन आर बाहर चला गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। एक्स का इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो एक्स क्या है? इसके आर का एक छोटा सा एलिमेंट है। लिमिट क्या होगी? कम से कम कोई एलिमेंट नहीं है तो कितनी होगी? 0। ज़्यादा ज़्यादा इसको उठा के पूरा कर दो तो पूरा किसके बराबर हो गया? इसकी सरकमफेरेंस के बराबर, तो 2 पाई आर। 1 अपॉन आर, एक्स इंटीग्रेशन डी एक्स इंटीग्रेशन एक्स, लिमिट 0 to 2 पाई आर। 1 अपॉन आर अपर लिमिट तो 2 पाई आर, माइनस लोअर लिमिट तो 0। 2 पाई आर में से 0 गया तो 2 पाई आर बचा, तो 1 अपॉन आर इंटू 2 पाई आर। आर आर कैंसिल आउट, क्या बचा? 2 पाई। तो टोटल एंगल इज सेट इज 2 पाई। तो 360 होता कैसे? वो इस तरीके से होता है 2 पाई। अब ऐसी टोटल सॉलिड एंगल हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे उसको भी समझ लीजिए। यही प्रोसेस लेनी है। तो कंप्लीट एंगल ओमेगा, कैपिटल लिया है तो कैपिटल लेंगे, तो कैपिटल ओमेगा इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा। कितनी वैल्यू है? डी ए अपॉन आर स्क्वायर। आर स्क्वायर इज कॉन्स्टेंट तो 1 अपॉन आर स्क्वायर बाहर गया, इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। एरिया की लिमिट लगानी है तो कम से कम कुछ नहीं है तो 0, और ज़्यादा लेंगे तो पूरा एरिया लेंगे। और किसी भी स्फीयर का जो सरफेस एरिया होता है तो कितना होता है? दैट इज़ 4 पाई आर स्क्वायर। 1 अपॉन आर स्क्वायर, ये तो हो गया ए, और लिमिट 0 to 4 पाई आर स्क्वायर। 1 अपॉन आर स्क्वायर, तो 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 0, तो 1 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर कैंसिल आउट, क्या बचा? 4। तो टोटल जो एरिया, जो टोटल एंगल होता है सॉलिड एंगल सेंटर पे स्फीयर के, वो होता है 4 पाई स्टे रेडियन, और वो क्या था? रेडियन। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉलिड एंगल। इसमें एक केस और है, वो समझ लेते हैं। सॉलिड एंगल का छोटी सी बात है, यूज़ होने वाला है, इसलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। है बहुत सरल सी बात, आगे जब यूज़ करेंगे तो भी समझ में आ जाता है। अपन एक बार उसको अलग से ही कर लेते हैं। तो हमने माना कि कोई सरफेस एरिया कहीं तिरछा है, मतलब ये ओरिजिन है किसी स्फीयर का, और ये यहाँ पर सरफेस एरिया इस तरीके से तिरछा है थोड़ा सा। तो तिरछा होने की वजह से क्या होगा? एक तो हमने इसका एंड ए ले लिया, एक एंड बी ले लिया, तो ओ से ए तक की डिस्टेंस अलग होगी और ओ से बी तक की डिस्टेंस अलग होगी, जबकि हमको चाहिए वो रेडियस, और रेडियस यूनिफॉर्म होती है। और रेडियस यूनिफॉर्म में तो हम कैसे लेकर आएंगे? इसका ये सरफेस एरिया, ये डी ए वेक्टर है, तो क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए हम इसका कंपोनेंट लेते हैं। लेट ओ टू ए इज आर, इसके लिए हमने इसका कंपोनेंट लिया, मतलब हमको वो हिस्सा चाहिए जो यहाँ तक आर बनाए, तो ओ टू बी भी आर हो जाएगा, तो ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू आर। इसका हमने एरिया मान लिया डी ए डैश, तो क्या हो जाएगा? डी ओमेगा, यानी यहाँ जो एंगल बनेगा तो डी ओमेगा इक्वल टू, तो डी ए डैश अपॉन आर स्क्वायर। डी ए की जगह क्या होगा? डी ए डैश होगा। अब डी ए डैश एक कंपोनेंट है, कंपोनेंट कैसा है? तो ध्यान दीजिए, ये ए बी, ये हमने सी मान लिया, तो ये ए सी, एक ट्रायंगल बन गया। लेट दिस इज एंगल इज थीटा, मतलब यहाँ से इसकी मिड लाइन से एंगल हमने थीटा एज्यूम कर लिया, ये थीटा एंगल है। तो ये तो डी ए है और ये डी ए डैश है, इनमें क्या रिलेशन होगा? तो एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर हो गया, ये बेस हो गया, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, तो क्या रिलेशन होगा? तो रिलेशन होगा कॉस का, तो कॉस थीटा इक्वल टू डी ए डैश अपॉन डी ए, कॉस थीटा इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो डी ए डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो ये हो जाएगा डी ए कॉस थीटा। वैल्यू यहाँ पर कर दो,
तो डी ओमेगा इक्वल टू डी ए कॉस थीटा अपॉन आर स्क्वायर। स्टे रेडी। तो ये हो गया आपका सॉलिड एंगल। तो आज अभी गॉस थ्योरम में जो शुरू करनी है उससे पहले हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी के ऊपर डिस्कशन किया। तो क्या क्या पढ़ा अपन ने आज? पढ़ा एक तो एरिया वेक्टर, उसको समझने की कोशिश की, उसके बाद इलेक्ट्रिक फ्लक्स, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है तो 3 टाइप का था, लेंथ पर है तो लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन, एरिया पर है सरफेस पर है तो एरियल डिस्ट्रीब्यूशन या सरफेस डिस्ट्रीब्यूशन, और तीसरा टोटल वॉल्यूम है तो वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो 3 प्रकार का टाइप का डिस्ट्रीब्यूशन था, 3 टाइप की उसकी डेंसिटी थी। लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा डी क्यू अपॉन डी एल, सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा डी क्यू अपॉन डी ए, सिग्मा के बराबर है डी क्यू अपॉन डी ए, और तीसरा वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी तो रो डी क्यू अपॉन डी वी, ये डिस्ट्रीब्यूशन था। उसका दिया सॉलिड एंगल, ओमेगा से डिनोट करते हैं, एरिया अपॉन रेडियस स्क्वायर डी ए अपॉन आर स्क्वायर, टी ओमेगा इक्वल टू टोटल ओमेगा लेंगे तो इंटीग्रेशन करेंगे तो 4 पाई आ जाएगा, तिरछा लेते हैं तो फिर आ जाएगा उसका कंपोनेंट डी ए कॉस थीटा। ठीक है, इसके आगे का अपन काम करेंगे। जो भी प्रॉब्लम आए आपको किसी को तो आप एक बार फ़ोन करके डिस्कशन कर सकते हैं, लेकिन पढ़ाई ज़रूर रखिए, पढ़ाई जारी रखिए। थैंक यू।